प्यारे बच्चों, नमस्कार। बेटा, मैंने आपको पहले जो व्याकरण के अंदर वीडियो बनाकर भेजा था भाषा विचार का, अब उसी से रिलेटेड मैं आपको दूसरा वीडियो भेज रही हूँ। पहला वीडियो आपका था समझाने के लिए भाषा के अंदर जो टॉपिक थे, भाषा विचार के पाठ के अंदर जो भी टॉपिक थे वो आपको सारे मैंने बोर्ड के ऊपर समझा दिए। अब बात करते हैं बुक की, यानी कि व्याकरण की किताब की। सबसे पहले आपको ये बता देती हूँ कि व्याकरण की किताब का हमारा जो नाम रहेगा वो है मैं और मेरा व्याकरण भाग 7। ये आपका सरस्वती पब्लिकेशंस द्वारा रचित पुस्तक है। इस पुस्तक के अंदर आपको अब जो मैं आगे वीडियो भेज रही हूँ आपके पास, इन स्लाइड्स के अंदर जितनी भी डेफिनेशंस हैं उन्हें आपको मार्क करना है अपनी बुक के अंदर, अपनी किताब के अंदर। यानी जैसे जैसे मैं भाषा विचार के पाठ की बात करती हूँ, उनके क्वेश्चंस में आपको आगे से आगे बताती जाती हूँ, वो सारे की सारी डेफिनेशंस, सारे के सारे इम्पोर्टेंट लाइंस आपको क्या करनी है, अपनी किताब के अंदर मार्क करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाषा विचार पाठ में जो आपका सबसे पहला प्रश्न बनता है वो है आपका भाषा। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। चलिए अब आगे चलते हैं। इसके अंदर भाषा से आगे आपके मिलेंगे भाषा के रूप। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित। सबसे पहले करते हैं मौखिक रूप। भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलकर विचार या मन के भाव प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। सेकंड है लिखित भाषा। भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार या मन के भाव लिखकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात को समझता है, उसे कहते हैं भाषा का लिखित रूप। अब एक अन्य रूप के बारे में आपको मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था। वो लोग जो बोल नहीं सकते, वो लोग जो सुन नहीं सकते, वो अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे तो किस माध्यम से करेंगे? तो बेटा जो तीसरा माध्यम है, जो तीसरा आपका साधन है इशारों के द्वारा, जो इशारों के द्वारा हम विचारों को प्रकट करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? सांकेतिक भाषा। ये सांकेतिक भाषा उन लोगों के लिए है जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते। और जब हम बात करते हैं परिभाषा की, तो सांकेतिक भाषा को अंडरलाइन कीजिए बेटा आप। जब संकेतों यानी कि इशारों द्वारा बात समझाई और समझी जाती है, तब वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। चलिए अब आगे चलते हैं। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न बनता है वो बनता है मातृभाषा किसे कहते हैं? तो अंडरलाइन कीजिए बेटा आप। जो भाषा बालक माँ व परिवार से सीखता है वह मातृभाषा कहलाती है। इससे आगे ही प्रश्न है आपका बेटा राष्ट्रभाषा। अंडरलाइन कीजिए, वह भाषा जो देश के अधिकतर निवासियों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है राष्ट्रभाषा कहलाती है। और हमारे भारत देश की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। अब इसमें आगे आप और प्रश्न थे वो है राजभाषा। नेक्स्ट राजभाषा किसे कहते हैं? तो आप ध्यान से इसके अंडरलाइन लगाइए। वह भाषा जो देश के कार्यालयों, राजकाज में प्रयोग की जाती है राजभाषा कहलाती है। भारत की राजभाषा हिंदी है। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न बनता है वो बनता है मानक भाषा। मानक भाषा किसे कहते हैं? विद्वानों द्वारा भाषा में एक रूपता लाने के लिए भाषा के जिस रूप को मान्यता दी जाती है वह मानक भाषा कहलाती है। आपका अगला प्रश्न है बोली। बोली किसे कहते हैं? तो अंडरलाइन कीजिए बेटा इसकी डेफिनेशन। भाषा का अल्प विकसित रूप बोली कहलाता है। इसका प्रयोग सीमित क्षेत्र में किया जाता है। इसमें साहित्य की रचना नहीं होती है। आपका इससे अगला प्रश्न बनता है लिपि। लिपि किसे कहते हैं? तो इसकी अंडरलाइन कीजिए आप डेफिनेशन। मुख से निकली ध्वनियों को लिखने की विधि या चिन्ह को
लिपि कहते हैं। चलिए बेटा अब आगे चलते हैं और अगला जो प्रश्न आपका बनता है वो बनता है साहित्य। साहित्य क्या है या साहित्य किसे कहा जाता है? इसकी परिभाषा है बेटा आपकी, ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहा जाता है। अब साहित्य के भी आगे देखिए बेटा, इन्होंने दो भेद लिखे हुए हैं कि साहित्य के दो भेद होते हैं, पहला गद्य साहित्य, दूसरा पद्य साहित्य। गद्य साहित्य जब विचार साधारण रूप में यानी कि आम बोलचाल की भाषा में लिखे जाते हैं तब वे गद्य साहित्य में आते हैं। अब गद्य साहित्य में कौन कौन से आते हैं? जैसे कहानी, उपन्यास, निबंध, पत्र आदि। इसके बाद सेकंड है पद्य साहित्य। पद्य साहित्य जब अपने विचारों को काव्य शैली में प्रस्तुत किया जाता है तब वह पद्य साहित्य कहलाता है। काव्य शैली क्या बेटा? काव्य शैली यानी कि काव्य के रूप में, कविता के रूप में। अब किस किस रूप में हम पद्य साहित्य की रचना करते हैं? गीतों के द्वारा, कविता के द्वारा, दोहों के द्वारा, छंदों के द्वारा या फिर पदों आदि के द्वारा। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बनता है, अंतिम जो प्रश्न इस पाठ का बनता है वो बनता है व्याकरण, यानी व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना व लिखना सिखाता है। अब इसी में आगे बेटा आपको मिलेंगे व्याकरण के अंग। अब व्याकरण के अंग कितने होते हैं? व्याकरण के अंग होते हैं 4, जिसमें सबसे पहला है आपका वर्ण विचार, यानी इस अंग के अंतर्गत वर्णों के बारे में विचार किया जाता है। दूसरा है आपका शब्द विचार, इस अंग में हम शब्दों का वर्णन करते हैं। तीसरा है पद विचार, इस अंग के अंदर हम पदों के बारे में बात करते हैं। और इसका जो अंतिम आपका अंग है वो आता है वाक्य विचार। वाक्य विचार में हम बात करते हैं, समझते हैं वाक्यों के बारे में, यानी वाक्य के बारे में जहाँ विचार किया जाएगा वो क्या कहलाएगा? उसका वाक्य विचार। ये था आपका बेटा पाठ 1 के प्रश्न जो आपको निशान किस में लगाने हैं? पेंसिल से अपनी पुस्तक के अंदर। बेटा एक चीज़ खास आप नोट कर लीजिए, इन प्रश्नों को आपको ना तो वसंत की कॉपी में लिखना है, ना ही आपको बाल महाभारत की कॉपी में लिखना है। ये वो प्रश्न हैं जो आपकी किताब के अंदर निशान लगाए जाने हैं। इस किताब के अंदर जो जो भी डेफिनेशंस मैंने अभी आपको ऊपर बताई हैं, सारी परिभाषाएं आपको पेंसिल से अपनी बुक के अंदर ही मार्क करनी है। तो आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।